हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू सी रमन लूथरा क्लासेस। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले फाइनेंशियल अवेयरनेस न्यूज दिसंबर 2022 मंथ की। इसमें हम आरबीआई के सर्कुलर्स कवर नहीं करने वाले क्योंकि वो पिछले लेक्चर में कवर हो चुके हैं। देखते नहीं क्या आप? आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सेबी के सर्कुलर्स, पीएफआरडी के सर्कुलर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पीआईबी की न्यूज। अब सेबी और पीएफआरडी के सर्कुलर्स और नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है इन्हीं रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए। अगर आप बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो बस आरबीआई के सर्कुलर और लेक्चर देखो और निकलते बनो। आज सेबी के एस्पिरेंट आएंगे, सीरियस एस्पिरेंट जो छोड़ेंगे नहीं सेबी को, हम करेंगे ही करेंगे सेबी, चाहे नोटिफिकेशन जब मर्जी आए। अच्छा, सेबी का एक और अपडेट क्या था? मैंने आपको जब लास्ट टाइम आया था तो मैंने बोला था कुछ स्टूडेंट्स छोड़ के जा रहे हैं सेबी के ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसके रिस्पेक्ट में या तो नई रिक्रूटमेंट में नंबर बढ़ जाएगा या तो पुरानी स्टूडेंट्स में जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको ऑफर चला जाएगा। तो पुराने स्टूडेंट्स को ऑफर जा चुका है। हमारा एक और स्टूडेंट सेबी ग्रेड ए का ऑफिसर बन गया, नंबर बढ़ गया जी। पहले सिर्फ 11 स्टूडेंट थे, 12 स्टूडेंट हो गए हमारे सेबी ग्रेड ए के ऑफिसर सीए रमन लूथरा क्लासेस के। सर ये नंबर बहुत ही छोटा है, 12, सिर्फ 12 ऑफिसर है आपके? नहीं, अगर आप देखोगे कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे कोर्सेज में एनरोल करते हैं और उसका कन्वर्जन रेशियो कितना ज्यादा है, तो आपको वो बेटर कंपैरिजन होगा। बाकी सारे देखो उनके सब्सक्राइबर 2.5 लाख, हमारे 6-7 हजार है। सब्सक्राइब करते नहीं यार आप। चलो जी, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की पीआईबी न्यूज को पढ़ेंगे। इसमें कुछ स्टैटिक अवेयरनेस की बात है, अब रट्टा मारना पड़ेगा। मेरे को अच्छा लगता है पढ़ाते हैं बट हम पढ़ेंगे, अब कवर करना तो करना है ना। आरबीआई के सर्कुलर का एमसीक्यू अवेलेबल है मेरे एप्लीकेशन पे, आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं, फ्री फ्री फ्री। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पहली बात, एक अवार्ड के बारे में डिटेल आई कि एडिशनल सेक्रेटरी रेवेन्यू प्रेजेंट्स एक अवार्ड दिया गया डॉक्टर मरुली कन्नम। इनको दिया गया, फर्स्ट कंपटीशन हुआ था कंप्लायंस ऑफिसर के अमंग्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। तो किसको अवार्ड मिला? डॉक्टर एम मुरली कन्नन। ठीक है जी, याद रखेंगे, इसका आ सकता है आपका स्टैटिक अवेयरनेस न्यूज में। ग्लोबल इवेंट के अंदर फर्स्ट फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज, इनकी मीटिंग कराई गई। G20 प्रेसिडेंसी इंडिया की थी, तो उसका थीम रखा गया भाई फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटीज आए। किस लिए कराई होगी? इन्फॉर्मेशन को पास ऑन करने के लिए ना, सबको पता चल के जो बीच बीच के अलग अलग कंट्रीज के रेगुलेटर है वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर सके। कोई अपनी कंट्री से पैसा इधर उधर ले जाए तो पता चल सके ना कि हमारा बंदा कहाँ पर है। अब इसके रिस्पेक्ट में इंडिया ने जो थीम दिया इस पर्टिकुलर मतलब जो प्रेसिडेंसी करा, उसको बोला गया वैसुदेव कुटुंबकम। अब इसका क्या मतलब होता है कि एक पूरा क्या कहते हैं, वर्ल्ड एक ही कंट्री है, एक साथ चलेंगे सारे। ठीक है जी, इस तरीके से हम याद करेंगे। ठीक है जी, सेकंड पार्ट भी हो गया। एक थर्ड पॉइंट हमारा NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके अंदर बड़े सारे लोग पैसा डालते हैं, गवर्नमेंट भी हमारी डालती है और सारे बड़े सारे मल्टीनेशनल बैंक्स हैं जो मतलब डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो भी इसमें पैसा डालते हैं, जिसका काम है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसे को इन्वेस्ट करना। तो अराउंड 16 एंटिटीज को इन्होंने कवर अभी तक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। NIIF managed fund invested in 16 entities covering ports, logistics, renewable energy, road, digital infrastructure, healthcare, and manufacturing. National Investment and Infrastructure Fund is set up as a collaborative investment platform between GOI, Government of India, global investor आते हैं, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक आते हैं, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आता है, सारे मिलके पैसे इस फंड को देते हैं और वो एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं किसको हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर मोटा मोटा जो ध्यान रखा जाता है कि हमें सोशल वेलफेयर के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना है। फोर्थ पॉइंट आता है इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। बड़े सारे इनके क्या कहते हैं एग्रीमेंट्स होते रहते हैं, तो याद रखना पड़ेंगे। $125 मिलियन का लोन दिया गया है अर्बन सर्विस इन टर्म, मतलब किसके इंप्रूवमेंट के लिए? अर्बन सर्विसेज इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बात में आते हैं किस पर्पस के लिए? क्लाइमेट रेजिलेंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट। इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये लोन दिया $125 मिलियन। ठीक है जी, बाद में आते याद करेंगे हम क्लाइमेट रेजिलेंट सीवेज कलेक्शन एंड ट्रीटमेंट एंड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। रट्टा मारना है सर, इसकी पीडीएफ दे दो, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी ना, मेरी एप्लीकेशन में मिलेगी। ठीक है, एक पॉइंट है जो थोड़ा सा मजेदार पॉइंट है, अकाउंट एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म। अब ये अकाउंट एग्रीगेटेड प्लेटफॉर्म क्या है? अब आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई ने नहीं मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर आपस में इंटर रेगुलेट जो रेगुलेटरी बॉडीज है वो आपस में इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर सके। सेबी अलग रेगुलेटरी, आरबीआई अलग रेगुलेटरी, पीएफआरडी अलग रेगुलेटरी है ना, तो इन सबको मिलकर कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। तो इसका नाम है अकाउंट एग्रीगेटर। द AA प्लेटफॉर्म वाज क्रिएटेड थ्रू एन इंटर रेगुलेटरी डिसीजन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एंड IRDA, PFRD, सबको बोला कि मिलके आ जाओ। थ्रू किसके साथ करा? थ्रू किसकी वजह से? हुए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल 2010 में बना गया था, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया।
इसका काम ही सबको मिलाना है, इसका काम है सारी रेगुलेटरी बॉडी मिलकर काम करो। आप किसी की भी डायरेक्टरी खोल के देख लो, एम्प्लॉय की, पीएफआरडीए की, आईआरडीए की, सब में आपको कोई ना कोई दिख जाएगा फंक्शन कि ये एफएसडीसी से कम्युनिकेट करता है, लिंक बनाता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू ये एए प्लेटफॉर्म आएगा कि हम इंटर रेगुलेटरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पास ऑन कर सकेंगे। तो इसके अंदर कितनी, इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के अंदर कितनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ऑनबोर्ड कर लिया गया, 94 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑनबोर्ड कर लिया गया, ठीक है, एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर यूज करेंगे इसको, इस वाले प्लेटफॉर्म को। और 26 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑनबोर्ड किया गया जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसमें फीड करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, अपने अपने डिटेल्स डालेंगे इसके अंदर। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें बड़े सारे हो सकते हैं, आप समझो ना। इसके अंदर तो क्या कहते हैं, आपका बैंक्स हो सकते हैं, एनबीएफसीज होंगे, म्यूचुअल फंड हो जाएंगे, आपका क्या कहते हैं, और भी जितने इंश्योरेंस वाली कंपनीज हो जाएंगी, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसके अंदर धीरे धीरे करके आ जाएंगे जिनको रिक्वायर्ड होगा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो अगर आईआरडी को इंश्योरेंस कंपनी का डेटा पीएफआरडी रेगुलेटरी बॉडी को चाहिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी बॉडी को चाहिए, आरबीआई को चाहिए, तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्फॉर्मेशन को निकाल सकती है। बात में आते, इंटेंट समझ में आता है क्यों आएगा, बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं। सेबी के सर्कुलर्स आगे थोड़ा से इंपॉर्टेंट, थोड़ा से लॉजिकल। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। नॉन कन्वर्टेबल मतलब जो एक तरह का मतलब डेट इशू हो गया तो वो डेट ही रहेगा। सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट्स और कमर्शियल पेपर arranged by entities who have listed their NCDs, NCRPS, NCD आपने सुना होगा, नॉन कन्वर्टेबल डेट, और NCRPS क्या होता है, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, कन्वर्ट नहीं होंगे, इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब एक तरह का मोटा मोटा ये डेट ही है। मोटा मोटा क्या है, हमारा डेट है कंपनी के लिए। अब इसके रिस्पेक्ट में क्या अमेंडमेंट हुई है वो समझते हैं, लॉजिकल समझेंगे। लिस्टेड एंटिटीज that has listed non-convertible debt securities or non-convertible redeemable preference shares. Perfect. Intend to undertake a scheme of arrangement. Arrangement करने जा रहे हैं, क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं कंपनी एक्ट में, कि हमसे पैसा नहीं दिया जा रहा आपका, हमें पैसा देना, आपका डेट रिटर्न करना है, या तो इंटरेस्ट देना है, पैसा रिडीम करना है, बट थोड़ा हम दिक्कत में, कोविड आ गया, दिक्कतें आ गई, मतलब रिसेशन आ रहा है, हम नहीं दे पा रहे पैसा। अब इसके रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट के ऑप्शन दिए जाते हैं कंपनी एक्ट में। इसके रिस्पेक्ट में सेबी ने बोला ठीक है आप अरेंजमेंट करने वाले हो, बट आपको फाइल करना ड्राफ्ट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट विद स्टॉक एक्सचेंज। आपको स्टॉक एक्सचेंज को पहले बताना है। स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड है ना, स्टॉक एक्सचेंज बीएसई एनएसई पे लिस्टेड होगा, उसको पहले आपको ड्राफ्ट स्कीम देनी है अलॉन्ग विद साइट नॉन रिफंडेबल फी। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, फॉर ऑब्टेनिंग एनओसी, एक तरह का नो ऑब्जेक्शन लेटर वो देगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप अरेंजमेंट करो, ठीक लग रहा है हमें, और साथ में फीस भी देगा उसको। ठीक है, बिफोर फाइलिंग ऑफ सच स्कीम विद एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को जाएगी ना एंड में, ये कंपनीज एक्ट के सेक्शन है, जो भी आपका अरेंजमेंट हो रही है वो एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से अप्रूव होगी। तो कहा इससे पहले आप स्टॉक एक्सचेंज से जाके भी एक नॉन ऑब्जेक्शन लेटर ले लो। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, वो चेक करेगा कि सब ठीक है नहीं ठीक है, रेगुलेशंस को फॉलो करते अरेंजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बात में आती है। तो सेबी ने अपने ऑफिसर्स का काम, जो ऑफिसर्स को चेक करना था, वो किस पे डाल दिया, स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज चेक कर लेना, एक अरेंजमेंट हो रही है, आप जरा चेक कर लेना ठीक है कि नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन जब आप चेक कर लोगे हमें दे देना, फिर हमारे ऑफिसर चेक कर लेंगे, करते हैं। The listed entity shall not file any scheme of arrangement under section 230 to 24 or section 66 of Companies Act with NCLT unless it has obtained a no objection letter from stock exchange. Stock exchange से पहले no objection certificate letter लेकर आओ, तब जाके आप कर पाओगे। अब सुनो आगे क्या बोल दिया सेबी ने, upon receipt of draft scheme of arrangement and documents under sub regulation 1 of इतना, the designated stock exchange shall forward the same to board। इसमें बोर्ड का मतलब क्या है, SEBI। आप सेबी को वो वाला जो स्कीम है वो फॉरवर्ड कर देना। सेबी ने कहा हम काम ज्यादा नहीं करना चाहते, हम स्टॉक एक्सचेंज रखा है उसके थ्रू काम करा लेते हैं, आप चेक कर लो सब ठीक है कि नहीं। हमारा काम रेगुलेट करना, हम रेगुलेट करेंगे, आप करके दे दो हमें। बात समझ आती है, ठीक है। The stock exchange shall submit to the board its no objection letter on the draft scheme of arrangement after ascertaining whether the draft scheme or arrangement is in compliance with security law। बोला ना उसको, आपको अगर हम आपको बोल रहे हैं काम करने को तो काम करो, कंप्लायंस देखो, सिक्योरिटीज लॉ को कंप्लायंस कर रहा है नहीं कर रहा। अब स्टॉक एक्सचेंज के पार्ट से सोचे यार हम क्यों करें, हमारा क्यों काम है ये, हम क्यों करें, हमारा काम तो बस लिस्टिंग करना है, हमारा काम है ट्रेडिंग करवाना, हम क्यों किसी का चेक करें कि उसका अरेंजमेंट जो भी हो रहा है, पेमेंट नहीं हो रही तो वो ठीक है कि नहीं। अब कह रहा है
आपको हम फीस दिलवाएंगे इसकी, देखो ऊपर फीस भी दिलवाई है ना, एक नॉन रिफंडेबल फी भी मिलेगी इसको, आपको हम काम पैसा मिलेगा, टेंशन मत लो, आपको कंपनी से पैसा दिलवा देंगे, आप चेक करके बस दे दो। ठीक है जी, सेबी माई बाप रेगुलेटर है, जो मर्जी बोला हमें करना पड़ेगा, तो स्टॉक एक्सचेंज को करना पड़ेगा। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, ए आई एफ के रिस्पेक्ट में आपको डिटेल लेक्चर मिलेगा, ए है क्या, म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है, कोर्स के अंदर। बट अभी के लिए क्या इसके अंदर अमेंडमेंट है, एट द टाइम ऑफ ऑन बोर्डिंग ऑफ इन्वेस्टर, एआईएफ के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, पैसा डाल रहे हैं फॉरेनर्स। अब इसमें पैसे के ऊपर कोई चेक रखा जाएगा, ओसामा बिन लादेन, दाऊद इब्राहिम पैसे लगा सकते हैं इसके अंदर, चेक करते क्या लिखा, फॉरेन इन्वेस्टर ऑफ अ एआईएफ इज अ रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री को मना कर रहे हैं, हु सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर इज अ सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन मल्टीलेटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है, कोई ग्लोबल मार्केट में एक अग्रीमेंट चल रहा है जिसके सिग्नेटरी है वो कंट्री, तभी हम उधर से पैसा लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे, वो कंट्री ठीक ठाक होनी चाहिए, कंट्री को हमने ओके कराना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर ऑफ द एआईएफ इज अ रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री का, हु सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर, उसकी सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर, हमारी सिक्योरिटी मार्केट का रेगुलेटर कौन है, सेबी, उसकी जो भी सिक्योरिटी मार्केट है उसका जो रेगुलेटर है वो सिग्नेटरी है किसका, उसने साइन कर रखा अग्रीमेंट में आके, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन मल्टीलैटरल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सर ये एग्रीमेंट को साइन करने से क्या फर्क पड़ेगा, अब अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमारे रेगुलेटर को, सेबी को, तो वो इस पर्टिकुलर मेमोरेंडम को रखते हुए इंफॉर्मेशन मांग सकता है उस फॉरेन इन्वेस्टर की, उस कंट्री से। बात समझ आती है, बात लॉजिक समझ में आता है, ठीक है। तो बोला भाई अगर सिग्नेटरी है तो पैसा ले सकते हैं। एक और पॉइंट आया, द इन्वेस्टर और इट्स अंडरलाइंग इन्वेस्टर, छुपा हुआ इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर है उसके पीछे का इन्वेस्टर, contributing 25% or more in the corpus of the investors और आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, कौन कंट्रोल करा उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को, कौन है उसके पीछे, तो 25% ऑफ द कॉर्पस अगर उस बंदे से आ रहा है, किस बंदे से, इज नॉट अ पर्सन मेंशन्ड इन सैंक्शन लिस्ट नोटिफाइड फ्रॉम द टाइम ऑफ यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अब समझ में आया यूएन के बारे में जब लिस्टिंग होती है तो क्या दिक्कत आता है, तो ने बोला अगर यूएन में लिस्ट कर दिया, सैंक्शन लिस्ट के अंदर आ गया, तो वहां से पैसा इन्वेस्टमेंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, मना कर दिया गया, उस कंट्री का पैसा कहीं नहीं जाएगा, पैसा बाहर फ्लो ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो सैंक्शन लिस्ट में अगर नोटिफाई कर रखा है किसी बंदे को जिसका कॉर्पस 25% और मोर है, तो वहां से पैसा नहीं आएगा, हम नहीं लेंगे पैसे को, एआईएफ में पैसा, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड में पैसा नहीं डाल सकता। ठीक है, कंट्री आइडेंटिफाइड इन पब्लिक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एज a jurisdiction having a strategic anti-money laundering or combating the finance or terrorism deficiencies to which countermeasures apply। ठीक है जी, पढ़ लेना, ठीक है जी, दोनों के केस के अंदर पढ़ लेना। एक बात है, परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस बाय पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो जो अपना चला रहे हैं, पोर्टफोलियो चला रहे हैं, लोगों से पैसा लेके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब उनके परफॉर्मेंस चेक करी जाएगी। परफॉर्मेंस बेंचमार्क के लिए क्या बोला कि हम आपको डिवाइड करेंगे पहले कैटेगरीज में, फिर हम आपको देखेंगे आपका परफॉर्मेंस कैसा है, अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है ना इन्वेस्टमेंट की। तो बोला एन इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज अ डॉक्यूमेंट, इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या, पर्टिकुलर किस टाइप के मैनेजर किस टाइप की पोर्टफोलियो को हैंडल करो, डेट वाली, इक्विटी वाली, रिस्की है, ठीक ठाक है, कैसी है। एन इन्वेस्टमेंट अप्रोच इज अ डॉक्यूमेंटेड इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, लिखा हुआ है भाई हमारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है, टू बी अडॉप्टेड बाय द पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर कह रहा है मैं ये इन्वेस्टमेंट अप्रोच को फॉलो करूंगा while managing the client fund, जो भी पैसा दिया मेरे को, मैं इस इन्वेस्टमेंट फिलोसफी को फॉलो करके उस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा। बोले तो रिस्क फ्री डेट सिक्योरिटीज में डालूंगा, थोड़ा सा क्या कहते हैं स्टार्टअप में पैसा रिस्की में डालूंगा, लिखा हुआ है। ठीक है जी, क्लाइंट फंड इन ऑर्डर टू अचीव क्लाइंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, जो भी इन्वेस्टमेंट ने मेरे को क्लाइंट ने बोला कि ऐसे से इन्वेस्ट कर दो, मेरे को रिस्क ज्यादा लेना है, मेरे को नए नए मतलब खतरों से खेलना है, आप वेंचर कैपिटल में पैसा डाल दो, तो जो भी वो बोल रहा है उस हिसाब से हम पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है जी, नाउ इन एडिशन टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच, आइए एन एडिशनल लेयर, एक और लेयर आ रही है, ब्रॉडली डिफाइंड इन्वेस्टमेंट थीम्स कॉल्ड स्ट्रेटजीज। अब इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंदर एक और लेयर आ गई, इन्वेस्टमेंट अप्रोच तो बता दी वीसी, अब उसके अंदर भी अगर कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजीज आएंगी, उसके अंदर भी एक एडिशनल लेयर आएगी जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे किस टाइप की इन्वेस्टमेंट्स है, किस इंडस्ट्री में आपका इन्वेस्टमेंट है, बात समझते, तो इसको बोला गया स्ट्रैटेजीज shall be adopted by portfolio managers. These
ब्रॉड स्ट्रैटेजी शैल बी इक्विटी डेट हाइब्रिड मल्टी एसेट। बात समझ में आती है? अब इसके अंदर भी एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स ऑफ इंडिया एपीएमआई शैल प्रिस्क्राइब मिनिमम मैक्सिमम ऑफ 3 बेंचमार्क्स फॉर ईच स्ट्रैटेजी। हर एक स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट अप्रोच बता दी गई, फिर स्ट्रैटेजी आई गई कि किसके अंदर आपको करना है इक्विटी डेट हाइब्रिड मल्टी एसेट। अब उसके बाद भी आपको बोला गया कि इसके अंदर 3 बेंचमार्क डिसाइड करेगी। कौन? एसोसिएशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर्स इन इंडिया। यही बेटर बताएंगे ना कैसे परफॉर्मेंस चल रहा है। ये मैक्सिमम 3 बेंचमार्क बचाएंगे फॉर ईच स्ट्रैटेजी। उसी से कंपेयर किया जाएगा। वंस एन एआई इज टैग्ड टू अ स्ट्रैटेजी, एक इन्वेस्टमेंट अप्रोच को एक स्ट्रैटेजी से टैग कर दिया इक्विटी डेट हाइब्रिड मल्टी एसेट, उसके बाद और जो भी बेंचमार्क है उसके बाद 3 बेंचमार्क है ना, हो सकता है मैक्सिमम, उससे टैग कर दिया। द टैगिंग शैल बी चेंज ओनली आफ्टर ऑफरिंग एन ऑप्शन टू सब्सक्राइबर टू द एआई टू एग्जिट विदाउट एग्जिट लोड। अब ये किया क्यों गया, पहले इसके बारे में सोचते हैं। मैं एक क्या कहते हैं इन्वेस्टर, मैंने पैसा दे दिया, और जब मैंने पैसा दिया मैंने इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं चीज को पढ़ा, और मैंने कहा ठीक है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी है जिसको मैं पैसा दे रहा हूँ उसकी ये है, उसको पर्टिकुलर मतलब स्ट्रैटेजी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है जी, ये वाली स्ट्रैटेजी ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसके अंदर भी एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि इससे कंपैरिजन होगा। बट अगर वो कुछ चेंज करना चाहता है इसके अंदर, तो मैं एज एन इन्वेस्टर, यार मैंने आपको इसको चेंज, मैंने तो सोच के पैसा दिया ना आपको, अगर आप चेंज कर रहे हो तो जो मैंने पैसा दिया आप बिना कोई पैसे काटे वो मुझे पैसा वापस कर दो। यहाँ पर वही तो लिखा है, वंस एन एआई इज टैग्ड टू अ स्ट्रैटेजी और अ बेंचमार्क, the tagging shall be changed only after offering an option to subscriber to the AI to exit, निकल जाओ पैसा without any exit load। लॉजिकल, प्योर लॉजिक, प्योर लॉजिक, कोई पैसा नहीं कटेगा, अपना पैसा ले जाओ अगर हम चेंज कर रहे हैं तो, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर शैल रिप्रेजेंट टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ये थोड़ा सा नया है, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। अब इसके अंदर क्या बोला गया, इसको पढ़ते कैसे निकलता है। along with of the AI along with the trailing returns of the selected benchmarks, जो भी बेंचमार्क सेलेक्ट किया उसके रिटर्न क्या है, और जो भी इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉलो कर रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर उसका टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, उसको कंपेयर करेंगे ना, तभी तो बेंचमार्क है कि वो कितना इंडस्ट्री कितना रिटर्न दे रही है और आपका TWR टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा है। ठीक है जी, बात करते हैं। अब इसको पब्लिश करना, ठीक है जी, कितना आ रहा है टाइम वेटेड, ऐसे नया वर्ड हमारे लिए क्या है, टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये निकलता कैसे है, इसके अंदर सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, पैसा आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है ना, तो उसको छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड कर देंगे, और जितने टाइम का पैसा है उसी टाइम का रिटर्न निकालेंगे ना। टाइम वेटेड रेट ऑफ रिटर्न or TWR is a method of calculating compound growth rate of an investment portfolio. It segregates the return of a portfolio into separate sub periods or interval based on investments and redemption. इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, रिडेम्पशन हो रही है, तो ऑन एन एवरेज मतलब हर रोज ही चल रहा है, तो हर रोज के रिटर्न्स अलग अलग निकाले जा रहे हैं। बात समझ में आता है? इसका ये फॉर्मूला आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको इतना पता होना चाहिए कैसे ये होता है। ठीक है जी, इतना इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस, अब ये बहुत ही बढ़िया चीज आई है, IRRA प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस। मोटा मोटा आप हर चीज देखोगे ना, अगर आपका इंटेंट ये है, अगर आप सेबी कोई भी सर्कुलर लेकर आ रहा है तो वो अपने क्या कहते हैं स्टेक होल्डर्स, मोटा मोटा इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन के लिए लेके आ रहा है। इसके अंदर क्या कह रहा है, इन्वेस्टर ऊपर हम पढ़ के आ चुके बड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए, आप ये इन्फॉर्मेशन दो, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बताओ, अगर आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेंज करते हो तो पैसा लेके जाना, तो विदाउट एनी एग्जिट लो, कोई पैसा ना काटो। यहाँ पर क्या कह रहा है, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म। अब आपका जो भी क्या कहते हैं ब्रोकर है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग करते हो, पैसा इन्वेस्ट करते हो, कभी कभी उसका डाउन हो जाता है सर्वर, तो उस केस में आपकी पोजीशंस जो भी आपने ऑर्डर डाले हो ओपन रह जाते हैं। तो उसके रिस्पेक्ट में बोला सेबी ने कि हम स्टॉक एक्सचेंज को बोल रहे हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाओ जिसके अंदर आप फैसिलिटी दो, कोई भी अगर ओपन आपके कॉन्ट्रैक्ट है, ओपन कोई अभी कॉन्ट्रैक्ट डाला हुआ है तो उसको स्क्वायर ऑफ कर सके इन्वेस्टर। अगर ट्रेडिंग मेंबर, जो भी ट्रेडिंग मेंबर है जिसका प्लेटफॉर्म था वो काम नहीं कर रहा, तो पढ़े, trading member may not be able to prevent disruption in some cases, like trading member being unable to move to disaster recovery site। उसका नहीं चल रहा काम, उसका वेबसाइट डाउन हो गई है, और DRT जो डिजास्टर रिकवरी साइट है उस पर भी नहीं जा पा रहा। हो सकता है ना साइबर अटैक्स है, कुछ भी हो गया, साइबर अटैक हो गया। It has been directed that a contingency service shall be provided by stock exchange। यहां पर भी बोला स्टॉक एक्सचेंज, आप एक कोई ना कोई प्लेटफॉर्म बनाओ,
स्टॉक एक्सचेंज को बोला कि आपको एक प्लेटफॉर्म बनाना है, a joint platform to provide investor risk reduction access service shall be developed by the exchange to provide investor an opportunity to square off अपनी जो भी ऑप्शन, जो भी आपके क्या कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है उसको काट सको, स्क्वायर ऑफ कर सको, खत्म कर सको, क्लोज द ओपन पोजीशन और कैंसिल पेंडिंग ऑर्डर्स इन केस ऑफ डिसरप्शन ऑफ ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय द ट्रेडिंग मेंबर। जो भी ट्रेडिंग मेंबर है आपका, जो भी आपका ब्रोकर है, उसके वहां से साइट नहीं चल रही, तो आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाकर जो एक्सचेंज प्रोवाइड करेगा वहां से अपने ऑर्डर्स में चेंजेस कर सकते हो। क्या बात है, मजा आ गया जी। गाइडलाइन फॉर डिबेंचर ट्रस्टी एंड लिस्टेड इश्यूअर कंपनी ऑन सिक्योरिटी क्रिएशन एंड इनिशियल ड्यू डिलिजेंस। अब इसके अंदर एक ठीक है एक पॉइंट आया जिसके अंदर बोला कि डिबेंचर ट्रस्टी जो होते हैं, डिबेंचर इशू होते हैं, तो कोई ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है डिबेंचर ट्रस्टी। अब बोला गया कि किसी चीज के अंदर कोई अगर पर्टिकुलर मतलब डिबेंचर्स के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो उस केस के अंदर उसको मेजर चेंज नहीं मानेंगे। अगर कह रहे कोई एडिशनल सिक्योरिटी क्रिएट हो रही है, क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी इन केस ऑफ अनसिक्योर्ड डेट, कोई अनसिक्योर्ड डेट है उसमें भी सिक्योरिटी दी जा रही है, कोई एक पर्टिकुलर मतलब बोलो तो लैंड दे दी, कोई भी सिक्योरिटी अटैच कर दी, अ चेंज इन अंडरलाइन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर कुछ चेंज आ गया जो अंडरलाइन सिक्योरिटी दी थी डिबेंचर इश्यू करते समय। अब इसमें बोला गया none of the above case would constitute a change in structure of non convertible debt security। बोल रहा है कि जो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी थी उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं माना जाएगा इन तीन चार बातों से, छोटी मोटी बातों से। आपकी सिक्योरिटी में अंडरलाइन चेंज आया, मोटा मोटा आपका सिक्योर तो है, सिक्योरिटी में चेंज आया जो अंडरलाइन थी, बट यू आर सिक्योर, जो डिवेंचर है वो सिक्योर्ड ही है। तो उसके अंदर अगर कोई आपने एडिशनल सिक्योरिटी क्रिएट कर दी या फिर कोई आपकी सिक्योरिटी क्रिएट करी है जिसके अंदर कोई पहले अनसिक्योर्ड डेट था, तो उसमें बोला इसको हम स्ट्रक्चर चेंज नहीं मानेंगे। सर ये स्ट्रक्चर चेंज ना मानने से क्या फर्क पड़ा? अच्छा, जब भी चेंजेस आते हैं ना डेट सिक्योरिटीज के अंदर, तो एक नया ISIN कोड इशू होता है। इसका क्या मतलब है? इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हर एक पर्टिकुलर आप टिकर होता है ना, जब चेक करते हो कि हाँ भाई मेरे को ये वाला डिवेंचर चाहिए, आप सर्च करो आपको एक ISIN कोड मिलेगा, 12 डिजिट का कोड है, अल्फा न्यूमेरिक। तो उस केस के अंदर अगर स्ट्रक्चर चेंज होता है तो फिर से ISIN मतलब ISIN जनरेट होता है। तो उसमें बोला इन सब केसेस के अंदर नया कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। बात में आता है क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ते हैं। None of the above case would constitute a change in structure of the non-convertible debt security, provided there are no changes in terms and nature of issue of non-convertible debt securities, like maturity में तो चेंज नहीं आ रहा, डेट में तो चेंज नहीं आ रहा, मतलब मेच्योरिटी डेट, कूपन रेट, फेस वैल्यू, वैल्यू, रिडम्पशन शेड्यूल, नेचर ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, ये चेंजेस मेजर चेंज है। अगर ये चेंजेस आते हैं तब नया ISIN कोड इशू होगा। बात समझ में आती है? ठीक है। एक PFRD का सर्कुलर है NPS प्रोपेंसिटी प्लानर, इसको प्लान करने के लिए लेकर आया गया। जो भी आपके रिटायरमेंट इनकम की प्लानिंग करनी होती है ना, तो ये प्रोवाइड कौन करेगा? CRS, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज। किसने बोला? PFRD, रेगुलेटर ने बोला आप प्रोवाइड करो, आप बनाओ। अब CRS क्या होता है? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसीज, जो सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। जो भी आपका क्या कहते हैं नया सब्सक्राइबर आता है, इसी के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कराता है, चेक करता है अभी मेरे पास कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, क्या रिटर्न्स है। तो इसमें कौन तीन है हमारे? सबसे ऊपर है कावेरी फिनटेक, के फिनटेक, ठीक है। कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, प्रोटेन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पहले ये NSDL होता था, नाम अभी आगे है प्रोटेन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब PFRD ने NPS प्रोपेंसिटी प्लानर NPP को क्यों डाला गया? सब्सक्राइबर्स के बेनिफिट के लिए। थ्रू NPP द सब्सक्राइबर वुड बी एबल टू एस्टिमेट प्रोजेक्टेड रिटायरमेंट इनकम, आगे कितना उसको इनकम चाहिए घर चलाने के लिए, इस पर्टिकुलर प्लानर के थ्रू वो डिसाइड कर सकते हैं कितना उसको कंट्रीब्यूशन करना है, एज पर द एनुइटी ऑप्शन बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग कंट्रीब्यूशन अंडर NPS। NPP प्रोवाइड द टूल फॉर हायर रिटायरमेंट इनकम थ्रू एक्सेलरेटेड कंट्रीब्यूशन प्लान। आप ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हो इन द रेजिडुअल पीरियड, कि हाँ भाई मेरे को लगता है इतना से मेरा काम नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो वो आप कर सकते हो इस प्लानर के थ्रू प्लानिंग करके। बात समझ में आती है? तो ये वाली पर्टिकुलर फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे एप्लीकेशन पे। इस पर्टिकुलर RBI सर्कुलर्स के जो MCQs है वो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। फाइनेंशियल अवेयरनेस का एक कोर्स है ₹1 का, उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। और ये वाले पर्टिकुलर सेबी सर्कुलर्स, PFRD सर्कुलर्स और आपका कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इस पर्टिकुलर MCQs भी आपको जल्दी मिल जाएंगे वहीं पे। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।